6 जानेवारी राष्ट्रीय पत्रकार दिनानिमित्त समस्त पत्रकार बंधूंना मराठी पत्रकार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पत्रकार संघटना एकजूट राहो हीच पत्रकार दिनी सर्व पत्रकार बांधवांना अगदी मनापासून शुभेच्छा। शुभेच्छुक रमेश खारोडे, गट विकास अधिकारी व पंचायत समिती कर्मचारी वृंद दिग्रस। नमस्कार, इंग्लिश न्यूज़ के खास प्रोग्राम आरोग्य में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। आरोग्य प्रोग्राम में हम आपको हर बार मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देते हैं और इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर, वो भी मेडिकल कॉलेज के, जिनका नाम है अविनाश गावंडी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, अभी जो नागपुर में या फिर देश में कहा जाए तो कोरोना बहुत फैल गया है और कोरोना के अभी बोल रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ रही है। तो कोरोना की पहली लहर और तीसरी लहर और साथ ही साथ बीच में दूसरी लहर भी आई थी, तो इन सब में क्या क्या बदलाव और अंतर देखने को मिला है? कोरोना, जिसका नाम है कोविड-19 वायरस, ये काफ़ी म्यूटेजेनिक वायरस है। उसके म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसी पहली वेव अपने नागपुर में या पूरे इंडिया में शुरू हुई, पहला केस जनवरी 2020 में आया केरला में और इंडिया में पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च 2020 से। और जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे केसेस बढ़ने लग गए और फर्स्ट वेव में पूरे डॉक्टर्स और पूरी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है और ये बाकी सब लोग हैं, उन्होंने देखा है कि पहले वेव में लक्षण काफ़ी अलग थे। नया वायरस था, कुछ लोगों को उसके लक्षण ही नहीं पता थे, कुछ लोग उनकी ट्रीटमेंट करने की स्टाइल भी नहीं पता। तो ऐसे इसमें काफ़ी दिक्कत हुई और उसमें अब काफ़ी तौर से लक्षण ये पाए गए, सर्दी, खांसी, बुखार और साथ ही साथ किसको टेस्ट नहीं लगना, किसको जो स्मेल नहीं आना, ऐसे भी लक्षण पाए गए। फर्स्ट वेव में आप ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका एज 60 के ऊपर से या किसी को कुछ बीमारी है जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, दमा, ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और वो लोगों के जो मॉर्टिलिटी है, मृत्युमुखी होने का प्रमाण ज़्यादा रहा, इन्फेक्शन होने का प्रमाण ज़्यादा रहा। जैसे ही फर्स्ट वेव कम होती रही वैसे जब सेकंड वेव शुरू होती है तो आपने देखा है कि सेकंड वेव के लक्षण ही उससे थोड़े से चेंज हुए। सेकंड वेव में मॉर्टिलिटी का प्रमाण ज़्यादा था। फर्स्ट वेव में ट्रांसमिशन जो था वो ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा था। फर्स्ट वेव में एक आधी केस होती है तो डबल केस होने का प्रमाण 8 दिन था, वही सेकंड वेव में डबल केस होने का प्रमाण 20 दिन था, लेकिन मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहा। उसमें जो अफेक्ट होने वाले लोग रहे वो मिडिल एज और थोड़ा सा यंग लोग भी अफेक्ट हुए, जिनको बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, दमा कुछ भी नहीं, ऐसे भी लोग अफेक्ट हुए और उनका जो मॉर्टिलिटी है, मृत्युमुखी होने का प्रमाण वो ज़्यादा रहा। उसमें खासियत सेकंड वेव की ऐसी है कि यदि कोई पेशेंट जल्दी पहले कुछ दिनों में उसका बीमारी डिटेक्ट हुई तो उसको बचा पाना अच्छे से कर पाए, लेकिन जिसका बीमारी थोड़े से लेट, कुछ लोगों ने घर में दवाई लेके बीमारी ट्रीटमेंट नहीं लिया और डायग्नोसिस नहीं किया, ऐसे लोगों में ये जानलेवा साबित हुआ। और अभी आपने देखा है, अभी सुन रहे हैं अपन सब लोग कि थर्ड वेव की आशंका है। मैं तो बोलूँगा थर्ड वेव की आशंका नहीं, कि थर्ड वेव अभी आने की तगार पे है। तो ऐसे स्टेज में अपन ने ध्यान देना जरूरी है। थर्ड वेव के अभी फ़िलहाल सिम्टम्स और जो लक्षण है कंपेयर टू फर्स्ट वेव और सेकंड वेव थोड़े से डिफरेंट है। इसमें ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वेव में डबलिंग रेट था 8 से 10 तक, सेकेंड वेव में डबलिंग रेट यानी केस डबल होने का रेट था 20 दिन, और अभी ये थर्ड वेव जो अपन सोच रहे हो ओमाइक्रॉन वाली, उसमें डबल केस होने का प्रमाण है 2 से 3 दिन, यानी इतने जल्दी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये है कि लेकिन इसके साथ उसके सिम्टम्स थोड़े से माइल्ड है, थकावट आना, सर्दी, खांसी, ऐसे सिम्टम्स है। इतना डिफरेंस है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में। तो सर, जैसे कि थर्ड वेव कहा जा रही है, तो वो पहले जब कोरोना हो रहा था तब नहीं कहा गया, जब ओमिक्रॉन आया तब कहा गया कि थर्ड वेव आ चुकी है करके। तो ओमिक्रॉन के कौन कौन से लक्षण है सर? ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है कोरोना का।
ओमिक्रॉन में बाकी जो वेरिएंट है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आ चुका था, कोरोना आ चुका था, तो अभी ओमिक्रॉन जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। इसमें जो स्पाइक प्रोटीन्स है उसमें 32 म्यूटेशंस हुए हैं, ओवरऑल 52 म्यूटेशन हुए। म्यूटेशन मीन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होना। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी आती है बीमारी के कारण या वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी आती है, उसको रिस्पॉन्स नहीं करती, इसलिए इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। लेकिन इसके लक्षण काफ़ी थोड़े डिफरेंट हैं। इसमें थकावटपना आना, सर्दी खांसी, माइल्ड फीवर और सर दर्द, ये उसी के लक्षण हैं। ताकि जो फर्स्ट वेव और थर्ड सेकंड वेव के जो कोरोना वायरस थे उसके लक्षण इससे काफ़ी डिफरेंट थे। कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं सर कि ओमिक्रॉन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लोगों में एक डर, एक कोई तो भी जगह पे उनके दिल में एक डर बैठ चुका है कि नहीं ओमिक्रॉन है तो हमें डरना है। ऐसा क्यों सर, क्यों उनके मन में ऐसा डर बैठ चुका है? ओमिक्रॉन से सही में ये वेरिएंट थोड़ा सा माइल्ड वेरिएंट है। अभी तक का जो अपने पास अनुमान आया, अभी तक के जितने केसेस और उसकी स्टडी सामने आई है उसके हिसाब से ये माइल्ड केस है। बहुत सारे सीवियर लक्षण नहीं है, इसमें मॉर्टेलिटी यानी मृत्युमुखी होने का प्रमाण कम है। लेकिन ये सब अभी तक का जितना जो अपने पास अनुमान अभी तक के जितने केसेस है उसी पे है। लेकिन उसका सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। यहाँ ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा रहने के कारण इसके केसेस, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने वाले हैं। अभी जो केसेस माइल्ड है और ऐसा ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। या फिर आगे केसेस ज़्यादा बढ़ने के कारण जिसको बीपी, डायबिटीज़ है, एज ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में इसका सिवियरिटी होने का भी चांस है। एट प्रेजेंट तो अपने लिए अच्छा है कि इसके सब माइल्डली केसेस है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस और ये जो म्यूटेशन और ये जो कोरोना का अभी तक का ट्रैवल ये पाथ देखिए तो एक आधे बार ये सीरियस और जानलेवा हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट ये माइल्ड केस है, तो अपने थोड़ा सा सबूरी और प्रिवेंशन यदि करते हैं तो केसेस बढ़ेंगे नहीं और ये माइल्ड के माइल्ड ही रहेंगे। अपने पास थर्ड वेव ज़्यादा रिस्की नहीं रहेंगे, ऐसा अपने सोचना चाहिए। ओके सर, जैसे कि अभी बहुत लोग हैं जिन्हें पहली और दूसरी लहर में कोरोना हो चुका था, तो अभी उन्हें फिर से ये ओमिक्रॉन हो सकता है क्या? हाँ, ये क्योंकि ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें म्यूटेशन हुआ है काफ़ी। जो मेन वायरस है जिसमें अपन एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वैक्सीन के कारण या नेचुरल एंटीबॉडीज, जहाँ पे वो अटैक करते और वायरस को न्यूट्रलाइज करते, उसका सेल्स और अपने बॉडी में एंट्री होने के लिए प्रतिबंध करते, तो वो जो पार्ट है उसी में 32 म्यूटेशंस हुए। ओवरऑल 52 म्यूटेशन हुए। म्यूटेशन मीन्स उसका स्ट्रक्चरल चेंज होना। और यदि म्यूटेशन होने के कारण जो नेचुरल इम्यूनिटी है या जो बीमारी होने के कारण, नेचुरल कोरोना होने के कारण या वैक्सीन के कारण जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को क्रॉस करके ये डिजीज़ हो सकता है। इसलिए जिसको पहले वैक्सीन भी मिल चुका है या कोरोना भी हो चुका है उसको ये ओमिक्रॉन होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्री अभी बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है कि मेजॉरिटी पेशेंट जिसके 2 वैक्सीन हो चुके हैं उसको भी कोरोना हुआ है, और कुछ जो कंट्रीज है जिसमें बूस्टर लोग मिल चुका है उसको भी कोविड हुआ है। लेकिन मैं बोलूँगा वैक्सीन लेना सबसे ज़रूरी है, वही अपने पास है। उससे एक हो सकता है, एक तो कोविड-19 या कोरोना नहीं होगा, या हुआ तो भी उसके सीवियरिटी, उसका डिसीज़ का सीवियरिटी कम होने के चांसेस है, इसलिए वैक्सीन भी लेना जरूरी है। सर, जैसे बोलते हैं कि दुर्घटना से सावधानी भली, तो ये ओमिक्रॉन से बचने के लिए या फिर ये ना हो इसलिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए सर? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक ने अपना खुद का इम्यूनिटी बढ़ाए रखना चाहिए। वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर स्लीप हाइजीन, प्रॉपर बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर ये रहने के कारण खुद की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और अपने कारण जो एक्टिव लोग हैं उनके कारण अपने घर में जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए SMS, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब रहता है तो अपन इसका मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे। जैसे देखिए सर, सबसे पहले ये जो कोरोना था वो बूढ़ों पे आया, उसके बाद में युवकों को, और अभी बोल रहे हैं कि बच्चों पे भी आ सकता है, और बच्चों को ना हो इसलिए 3 जनवरी से बच्चों के मतलब 15 से 18 वर्ष का भी वैक्सीनेशन शुरू किया है। तो बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन किस हद तक सेफ है, और वो जो वैक्सीन को है बच्चों की बॉडी किस तरीके से इफेक्ट करेगी सर? क्योंकि अभी तक
सबसे रॉ एरिया है बच्चे, क्योंकि वायरस भी अपना जीने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करते रहते, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो खुद को जीना तो खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करके वायरस अपना जीने के लिए काम करते रहता है। अभी उनके लिए, क्योंकि बूढ़े लोग हुए 45 प्लस विथ कोमॉर्बिडिटी, 45 18 प्लस सबका वैक्सीन हो चुका है एंड सबको इम्यूनिटी है, तो सिर्फ बच्चों में नहीं है। तो बच्चों के लिए अभी स्टडीज़ हुए और उसके अनुमान, उसके जो रिजल्ट आए उसके रिजल्ट के हिसाब से अभी 15 साल से 18 साल के बच्चे के लिए भी वैक्सीन ये अलाउ कर दिया और उसका 3 तारीख से सभी पूरे इंडिया में शुरू हुआ। तो ये वैक्सीन जैसे अपन बचपन में डीपीटी 1.5 महीने का, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का डीपीटी देते, वो किल्ड वैक्सीन है, वैसा किल्ड वैक्सीन है ये, इसलिए बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है। और अभी तक के जो रिजल्ट हुआ इंडिया में, नागपुर में, वो रिजल्ट में पाया गया है कि वैक्सीन काफ़ी सेफ है, उसके साइड इफेक्ट भी कम है। तो कोई भी वैक्सीन के जैसे इफेक्ट रहते, थोड़ा एक आधे बार पेन होना या फीवर आना, ऐसे माइल्ड इफेक्ट्स है जो भी बाकी बचपन में वैक्सीन दिए चुके रहते वैसे इफेक्ट्स हैं। तो ये वैक्सीन 100% बच्चों ने लेना चाहिए और लोगों ने अपने बच्चों को इसके लिए वैक्सीन के लिए प्रवृत्त करना चाहिए और लेना मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। सर, जैसे हमने देखा था कि पहली और दूसरी लहर में पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे, यहाँ तक कि जो स्मशान घाट थे वहाँ पर चिता मतलब जलाने को जगह नहीं थी, तो इतनी तेज़ गति से पेशेंट्स बढ़े थे। तो क्या इस बार भी उतनी ही तेज़ गति से पेशेंट्स बढ़ेंगे? अभी तक का जो अनुमान है, अभी तक के जो केसेस सामने आए उसके हिसाब से अभी तक फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, इससे ज़्यादा भी ये केस बढ़ेंगे, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, R0 फैक्टर ज़्यादा है और ये फैक्टर ट्रांसमिशन ज़्यादा रहने के कारण केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ये सब उसके बहुत सारे केसेस माइल्ड ही है, सीवियर केसेस नहीं। तो अपन पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो ये मॉर्टेलिटी, मृत्युमुखी होने का प्रमाण कम रहेगा। जो आपने बोला कि जो थर्ड सेकंड वेव में हुआ वो होने के चांसेस कम है, लेकिन इसका मतलब चांसेस कम है, सीवियरिटी कम है, तो अपने लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपने लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इससे अपन लाइटली लेते हैं और यदि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा बढ़ते हैं, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक तो जानलेवा हो सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं भी हुआ तो सबका इकोनॉमी लॉस। और बाकी बच्चों के लिए तो मैं तो पीडियाट्रिशियन करके ऐसा बोलूँगा, बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ है अभी लास्ट 1.5 साल से। बच्चों का मानसिक विकास नहीं हुआ, उसका बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इसका भी लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, SMS, सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। और सर, जैसे कि देखा जाए कि बच्चों के लिए भी अभी वैक्सीन अवेलेबल कराई गई है और साथ ही साथ जो 60 के ऊपर है या फिर 45 के ऊपर है उनको बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। तो सर, ये बूस्टर डोज क्या है? कोई भी वैक्सीन अपने बॉडी में जाता है तो वैक्सीन बॉडी में जाता है नहीं, इनफेक्टिव जंतु या सम पार्ट ऑफ द वायरस वो बॉडी में जाने के बाद अपने यहाँ इम्यून सिस्टम जो रहती है, वो इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस पावर, एंटीबॉडीज, जिसको अपन नॉर्मल वे से बोल सकेंगे सोल्जर, सैनिक, वो तैयार करने का काम करती है। तो पहला जो जाता है तो उसमें मेमोरी सेल तैयार होते हैं, फिर वैक्सीन एंटीबॉडीज़ जो सैनिक तैयार होने का काम शुरू होता है। सेकंड डोज में वो काम इतना ज़्यादा होता है कि अपने जो रिक्वायर जितना एंटीबॉडी चाहिए, एंटीबॉडी टाइटर सैनिक बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना रिक्वायर्ड अपने पास आता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिन के बाद ये एंटीबॉडीज कम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये एंटीबॉडीज बढ़ने के लिए उसका लेवल अपने बॉडी में रहने के लिए वो बूस्टर डोज दिया जाता है। वो बूस्टर डोज एक पहले 2 डोज होने के बाद सिंगल डोज रहता है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सर, जैसे कि हमने देखा गया कि पहले फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया, देन अभी बूस्टर डोज तीसरा आया है, तो क्या इसके बाद भी बूस्टर डोज लेने के बाद भी कोई और वैक्सीन लेना पड़ेगा? हाँ, ये बूस्टर डोज अभी इसके बाद स्टडी होने के बाद समझ में आएगा इसके एंटीबॉडी जो बॉडी में तैयार हुए कितने दिन रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट लेवल है उतनी लेवल नंबर ऑफ एंटीबॉडीज कितने दिन रहेंगे उसके हिसाब से उसके बाद एवरी ईयर बूस्टर देना है या वैक्सीन 6 मंथ बाद देना है या 1 साल बाद देना है, वो डिपेंड्स करता है कि आगे उसका एंटीबॉडी टाइटर बॉडी में कितना रहता है और कितने दिन तक वो टिका रहता है। उसके बाद आगे का डोजेस उस पर डिपेंड करेंगे। सर, जैसे हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो यदि कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है तो क्या वो भी ये वैक्सीन ले सकती है क्या? हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है कि प्रेग्नेंट महिला है उसने वैक्सीन लेना चाहिए क्या, या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद छोटा बच्चा रहता है उसको फीडिंग शुरू है उसने वैक्सीन लेना चाहिए क्या। लेकिन ये वैक्सीन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं
या जो जिसका बच्चा है फीडिंग शुरू है, मम्मी का दूध शुरू है, उसको भी वो मम्मी ले सकती है और बच्चे का फीडिंग भी शुरू रख सकती है। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है सर कि जो मतलब लड़कियां होती है स्पेशली, वो बोलती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, तो वो लोग भी ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या? हाँ, जिसका मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू है वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। पीरियड उनको लगता है कि पीरियड शुरू है, उसके वो टाइम में लेना चाहिए कि नहीं, उसमें भी ले सकते हैं, उसके बाद भी ले सकते हैं। ये वैक्सीन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए। और वैक्सीन का इफेक्ट जो एंटीबॉडी टाइटर जितना डेवलप होना चाहिए उतना ही डेवलप वो कंडीशन भी हो सकता है, इसलिए वैक्सीन हर इसमें ले सकते हैं। हम देखते हैं सर कि जो लोग मतलब वैक्सीन ले लेते हैं उसके बाद में उन्हें आधा घंटा बिठा कर रखते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ये सब क्यों होता है सर? हर वैक्सीन जो है बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसको रिएक्ट करता है वैक्सीन को, तो बॉडी कभी रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बुखार आना, दर्द होना, या कभी किसको एनाफिलेक्सिस रिएक्शन आ सकती है, और ये ऐसे इसमें चक्कर आना ये हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को ये डरने के कारण भी चक्कर आती है, लेकिन इसलिए हर वैक्सीन होने के बाद हर पेशेंट को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और वहाँ पे पूरे डॉक्टर्स तैयार रहते हैं यदि कोई इमरजेंसी आती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन आपने अभी तक के जो बच्चे के भी वैक्सीन है जो बचपन से दिए जाते हैं, उसको भी वैक्सीन को आधा घंटा वे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि कोई वैक्सीन का कभी होता नहीं, लेकिन कभी एक आधे बार साइड इफेक्ट कुछ होता है तो वो टैकल होना चाहिए। इसलिए आधा घंटा ऑब्जर्वेशन और डॉक्टर की निगरानी के अंदर ये जरूरी है। सर आपके हिसाब से और दूसरा ये है कि कभी कभी कुछ वैक्सीनेशन में कुछ बगैर खाए लोग आते हैं, इसलिए हम सबको बताते हैं कि वैक्सीनेशन देना है तो कुछ खाने के बाद, नाश्ता या खाना खाने के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए, तो ऐसे जो सिम्टम्स है वो आने के चांसेस कम है। सर जैसे आपने बोला कि साइड इफ़ेक्ट्स होता नहीं है, पर यदि हो गया तो किस तरीके का हो सकता है सर? साइड इफेक्ट्स ये लोकल साइड इफेक्ट्स एंड सिस्टमिक। लोकल मीन्स वहाँ पे दर्द होना, वहाँ पे रेड पैच आना, वहाँ पे इचिंग हो सकता है, ये लोकल साइड इफेक्ट्स है। सिस्टमिक है थोड़ा सा बुखार आना, बदन में दर्द होना, या बहुत रेयरली एनाफिलेक्सिस यानी एलर्जी रिएक्शन, चक्कर आना, ये होने के चांसेस हैं। और सर जैसे वैक्सीन की बात है तो बच्चे या फिर जो मतलब एडल्ट लोग भी वैक्सीन ले रहे हैं, और यदि वो कोई डायबिटीज़, पैनक्रेटाइटिस या फिर कोई और बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या वो लोग भी ये वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, जिसे को डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। काफ़ी लोगों को खून पतला होने की ट्रीटमेंट शुरू रहती है, वो ट्रीटमेंट शुरू है। सभी लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जिसको को कोई बीमारी है उसकी कुछ ट्रीटमेंट शुरू है, वो ट्रीटमेंट शुरू रहते हुए भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। और सर पहले हमने देखा था कि काफ़ी मतलब रेमडेसिविर एक नाम आया था सामने कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन लेना चाहिए, तो वो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा था। तो इस बार की ट्रीटमेंट के हिस्से में कुछ बदल हो चुका है क्या सर? तीसरी लहर के तहत मतलब ट्रीटमेंट में कोई बदलाव आया है क्या? अभी तक रेमडेसिविर, क्योंकि ये नई बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ महीनों बाद बदलते रहा है। जैसे फर्स्ट वेव में ट्रीटमेंट अब ज़्यादा नहीं थी, कुछ टैबलेट्स वगैरह देते थे। सेकंड वेव में ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन देना, साथ में फेविपिराविर टैबलेट, रेमडेसिविर इंजेक्शन, सीवियर केसेस में एक टोसिलिजुमैब नाम का इंजेक्शन सीवियर केसेस में ये देते थे। लेकिन एट प्रेजेंट अभी प्रोटोकॉल वैसा ही है, लेकिन माइल्ड केस है, उसको कोई साइड सिम्टम्स नहीं है, कोई एडेड नहीं है, तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते, उसको कोई ट्रीटमेंट देते नहीं। सीवियर केस है जिसका ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, ऐसे इसमें रेमडेसिविर अभी प्रोटोकॉल में आया है। वैसे रेमडेसिविर का रोल ज़्यादा नॉन सीरियस केसेस में नहीं है। सर जैसे अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो कोरोना में या फिर ओमिक्रॉन में मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होने का मुख्य कारण क्या है सर? कोरोना या कोविड-19 ये जो वायरस है, ये वायरस अपने जो लंग्स है, लंग्स में अफेक्ट करता है, और वो अफेक्ट होने के कारण लंग में निमोनिया होना, और उसके कारण ऑक्सीजन जहाँ से अपने बॉडी में जाता है तो वो ऑक्सीजन कम होने का ज़्यादा प्रमाण रहता है। और वही एक ट्रीटमेंट का एक एस्पेक्ट है कि ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए, और उसके कारण फिर आगे रेमडेसिविर या बाकी सीवियर जो ट्रीटमेंट है वो देना है कि नहीं देना। लेकिन अभी तक का जो
स्टडीज़ अवेलेबल है ओमाइक्रॉन के बारे में, तो इसमें सीवियर केसेस कम है, तो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन इसी में भी ऑक्सीजन लेवल चेक करना ज़रूरी है। 6 मिनट वॉक टेस्ट ना कर जरूरी है कि वो टेस्ट करते करते या ऑक्सीजन मात्रा चेक करते करते जहाँ जिसमें भी ऑक्सीजन कम होता है तो उसमें जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। लेकिन ओमाइक्रॉन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के काफ़ी कम केसेस अभी तक पाए गए। सर, अंत में आप सभी को, मतलब बच्चों को और बड़ों को क्या बताना चाहेंगे इस तीसरी लहर से बचने के बारे में? अभी तो मैं बोलूँगा कि सब लोगों ने ऐसे वायरसेस आगे आ भी सकते हैं, लेकिन कुछ इसलिए सब लोगों ने कुछ चीज़ें दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, अपना जो व्यक्तित्व है उसमें वो आना चाहिए, जैसे कि रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप हाइजीन, बैलेंस डाइट, पॉजिटिव एटीट्यूड, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है SMS, सेफ डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन। और ये करते हैं तो कोरोना, ओमाइक्रॉन ऐसे और भी कुछ वायरस आते हैं तो उससे अपन बच पाएंगे और अपने फैमिली को बचा सकेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अविनाश सर ने बताए हुए SMS का पालन करेंगे। तो ये थे आज हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर अविनाश गावंडे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसी ही अच्छी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारा शो आरोग्यम। 6 जानेवारी राष्ट्रीय पत्रकार दिनानिमित्त समस्त पत्रकार बंधूंना मराठी पत्रकार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पत्रकार संघटना एकजूट राहो हीच पत्रकार दिनी सर्व पत्रकार बांधवांना अगदी मनापासून शुभेच्छा। शुभेच्छुक रमेश खारोडे, गट विकास अधिकारी व पंचायत समिती कर्मचारी वृंद, दिग्रस।